नमस्कार, मेरा नाम है कावेंद्र चौहान। 90% से ज्यादा ये डेटा हमेशा हौसला बढ़ाने वाला होता है। फिर चाहे वो किसी स्कूली छात्र का रिजल्ट हो, किसी कॉलेज से ग्रेजुएट की डिग्री, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का केआरए, बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट या फिर स्वस्थ लोकतंत्र में वोटिंग का प्रतिशत। बंगाल में जनता ने इसी आंकड़े को पार कर लिया है, लेकिन सवाल है कि इस बार यह आंकड़ा किसका हौसला बढ़ा रहा है, बीजेपी का या फिर टीएमसी का। लड़ाई आमने सामने की है। पिछले चुनाव में वोट प्रतिशत में 10% का अंतर था, लेकिन जब बात सीटों की आई तो यह अंतर 30, 40, 50 नहीं बल्कि 138 सीटों का हो गया। पहले चरण के चुनाव में आजादी के बाद बंगाल में पहली बार वोटिंग का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना है। इस बार में कोई दो राय नहीं कि यह चुनाव आयोग की बड़ी सफलता है, लेकिन वोटों का यह आंकड़ा एक और सफलता की तारीख को तैयार कर रहा है, और वो तारीख है 4 मई। क्योंकि बंगाल में लोकतंत्र का इम्तिहान कई स्तर पर हो रहा है। जनता जागरूकता का इम्तिहान दे रही है, चुनाव आयोग तैयारियों का, और राजनीतिक दल अपने दावों, वादों और भरोसे का। आधे से ज्यादा बंगाल की सीटों पर उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम मशीन में कैद है। बंगाल के नक्शे पर पीले रंग में जो हिस्सा आप देख रहे हैं, वहां 152 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और गुलाबी हिस्से वाले इलाके में जो 142 सीटें हैं, वहां 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के बाद बीजेपी का कॉन्फिडेंस हाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीत का दावा कर रहे हैं। किसी बंगाली को ही मुख्यमंत्री बनाए जाने का भरोसा दिया जा रहा है। मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री, बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से पहले चरण के रिकॉर्ड को तोड़ने की भी अपील कर रहे हैं। अब दूसरे चरण में आपको टीएमसी की करारी हार पर और विकसित बंगाल के संकल्प पर पक्की मोहर लगानी है। लगाओगे? ज्यादा से ज्यादा मतदान करोगे? ये कल जो हुआ है उसका रिकॉर्ड तोड़ोगे? ये कल जिन्होंने मतदान किया है उन्होंने आपके लिए चुनौती खड़ी कर दी है। करोगे मतदान इतना? बंगाल में अब तक 51% सीटों पर ही वोटिंग हुई है। ऐसे में सवाल है कि क्या 51 से 52% सीटों पर वोटिंग से ही बंगाल का सियासी भविष्य तय हो चुका है। दरअसल पहले चरण में जिन 152 सीटों पर वोटिंग हुई, उसमें टीएमसी के पास 92 और बीजेपी के पास 59 सीटें हैं, यानी 60% सीटों पर टीएमसी और 39% सीटों पर बीजेपी। अब दूसरे चरण पर आते हैं। दूसरे चरण में 142 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें टीएमसी के पास 123 यानी 87% और बीजेपी के पास 18 यानी करीब 13% सीटें। आंकड़ों से साफ है कि जिन इलाकों में पहले चरण के चुनाव हुए, वहां बीजेपी की पकड़ मजबूत है, और शायद यही वजह है कि पहले चरण के बाद ही बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने को लेकर फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। मतलब वो पूरी तरीके से यकीन में है कि बंगाल में सरकार अब बनती हुई बीजेपी की दिख रही है। अब एक बार आपको फिर आजादी के बाद से बंगाल का पूरा चुनावी इतिहास बताते हैं, ताकि आप बंगाल के वोटरों का मिजाज समझ सकें। भारत के बाकी राज्यों की तरह बंगाल में सत्ता परिवर्तन कभी आसान नहीं रहा। यह वही बंगाल है जहां लेफ्ट ने एक तरफ 36 साल तक अपना शासन चलाया। आजादी के बाद से हुए 17 विधानसभा चुनाव में महज 4 बार जनादेश सत्ता परिवर्तन के लिए आया। 4 में से 3 चुनावों में जब वोटिंग 4.5% से ज्यादा घटी या बढ़ी है, तो सत्ता बदल गई। लेकिन अब 36 साल बाद लेफ्ट को हटाकर ममता बनर्जी को लोगों ने बंगाल की सत्ता सौंपी। उस साल वोटिंग प्रतिशत में महज 2.4% का इजाफा दर्ज हुआ था। मतलब साफ है कि वोट प्रतिशत से इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि बढ़ा हुआ मत प्रतिशत आखिर किसके पक्ष में है। हालांकि इसके पीछे की एक बड़ी वजह एसआईआर को भी बताया जा रहा है, लेकिन सवाल फिर घूमकर वहीं आता है कि आखिर पहले चरण में ऐसा
क्या हुआ जिससे बीजेपी का आत्मविश्वास तो आसमानी हो गया, लेकिन विपक्षी खेमे से आ रहे बयान दूसरे खेमे के हालात को लेकर बहुत कुछ बता रहे हैं। पहला बयान है ममता बनर्जी का। कोलकाता में एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने कहा, मैं लोगों के मन को जितना समझ पाई हूं और अभी तक हुई वोटिंग के आधार पर मैं कह सकती हूं कि हम अभी से जीत की स्थिति में हैं। मुझे किसी पद में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अंत चाहती हूं। अब ममता बनर्जी इशारों इशारों में क्या इशारा कर रही हैं, ये तो ममता बनर्जी ही जानती होंगी। अब बात दूसरे बयान की करते हैं। पहले चरण के वोटिंग से पहले राहुल गांधी ममता बनर्जी की रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं। आप समझिए राहुल गांधी, सुनिए। ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है और बीजेपी जानती है कि कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि पहले चरण में जिन इलाकों में वोटिंग हुई वहां अगर बीजेपी अपनी 59 से 110 के करीब पहुंचा देती है सीट्स को, तो बंगाल में बीजेपी के लिए सत्ता का सूखा इस बार खत्म हो सकता है, क्योंकि दूसरे चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है वहां बीजेपी के लिए 70-30 वाले समीकरण की वजह से अधिक सीटें गेन करना बिल्कुल आसान नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, आसान नहीं होगा। ग्रेटर कोलकाता में 35 सीटों में तो पिछली बार बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। यह वही इलाका है जहां आज पीएम मोदी ने पहुंचकर नौका विहार किया। दूसरे चरण की 45 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है, जहां बीजेपी पिछली बार अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। लेकिन इसी फेज में 64 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से कम है और शायद बीजेपी को इन्हीं सीटों पर जीत की उम्मीद नजर आ रही है। आंकड़े फिलहाल कुछ भी कहें, जो कुछ भी कहते हो, लेकिन ममता बनर्जी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से पूरा हिंदुस्तान वाकिफ है, क्योंकि ममता बाकी विपक्षी दलों की तरह राजनीति बिल्कुल नहीं करती हैं। ममता बनर्जी बीजेपी की ही तरह जमीन पर उतरकर 24 घंटे 7 दिन सियासत करती है। रीजनल पार्टियों की बात करें तो टीएमसी फिलहाल इकलौती ऐसी पार्टी है जिसका प्रॉपर कैडर है। वोट बैंक को लेकर मैन टू मैन मार्किंग है, ये टीएमसी की बात हम कर रहे हैं, और यही वजह है कि न्यू बीजेपी के लिए ममता बीते 12 सालों से सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है।